चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हम चैप्टर नंबर 1 शुरू किए हैं, है ना। कुछ टॉपिक्स पढ़े थे चैप्टर नंबर 1 का। सबसे पहले कुछ टॉपिक्स को रिवाइज करना है, वो कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले वाइटल प्रोसेस ऑफ द इकोनॉमी। 3 इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है इकोनॉमी में। स्टार्टिंग में पढ़े थे सबसे पहला प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है ये 3 एक्टिविटी? इसको क्यों वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट प्रोसेस है किसी भी इकोनॉमी का। तीनों इंपॉर्टेंट क्यों है? इसमें से अगर कोई भी एक स्टॉप हो जाता है तो इकोनॉमी फंक्शन करना बंद कर देगा। तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। प्रोडक्शन होगा तो कंजम्पशन हो पाएगा, कंजम्पशन होगा तो प्रोडक्शन हो पाएगा। दोनों चीज एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। इन्वेस्टमेंट या कैपिटल फॉर्मेशन होता है न्यू एसेट को क्रिएट करना, नया बिल्डिंग बनाना, रोड बनाना, ब्रिज बनाना, न्यू हॉस्पिटल्स बनाना, नया फैक्ट्री इंस्टॉल करना। ये होता है इन्वेस्टमेंट या कैपिटल फॉर्मेशन, जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए ये तीनों इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है किसी भी इकोनॉमी को चलाने के लिए। तीनों में से कोई भी एक बंद हो जाता है या कोई भी एक स्लो डाउन होता है तो ओवरऑल पूरे इकोनॉमी में स्लो डाउन आ जाता है, ठीक है। उसके बाद स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है? स्कैरसिटी का मतलब शॉर्टेज। स्कैरसिटी का मतलब होता है शॉर्टेज। हमारे पास रिसोर्सेस का क्या है? शॉर्टेज है। मतलब रिसोर्सेस हमारे पास लिमिटेड है, तो हम बोलते हैं रिसोर्सेस आर स्केयर या देयर इज अ स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस। हम 3 प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़े थे। 3 मेन इकोनॉमी का जो प्रॉब्लम हम लोग को जो फेस करना पड़ता है, सबसे पहला है स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस, दूसरा है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स और तीसरा है ऑल्टरनेट यूजेस। स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस का मतलब हमारे पास जितना भी रिसोर्सेस है वो लिमिटेड है। दूसरा अनलिमिटेड वांट्स का मतलब हमारा जो नीड्स है या हमारा जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है, ठीक है। तो प्रॉब्लम होगा, हमारे पास पैसा लिमिटेड है लेकिन हमको खरीदना बहुत सारा चीज है, तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। वैसे दुनिया में हर इंसान के लिए यही होता है, रिसोर्सेस हर के लिए लिमिटेड होता है और वांट्स जो होता है वो अनलिमिटेड होता है। अब लिमिटेड चीज को यूज करके अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है इकोनॉमी के अंदर में, ठीक है। तो ये कर पाना मुश्किल होता है। तीसरा ऑल्टरनेट यूज। ऑल्टरनेट यूज का मतलब हर एक रिसोर्सेस का ऑल्टरनेट यूज है। अगर रिसोर्सेस का ऑल्टरनेट यूज नहीं होता तब तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं था, हमें कोई डिसीजन ही नहीं लेना पड़ता। आज मेरे पास पैसा है तो पैसे का बहुत सारा यूज है। मैं मूवी जा सकता हूं, मैं खाना खाने जा सकता हूं, मैं बाइक में पेट्रोल भरा सकता हूं, मैं बुक्स खरीद सकता हूं। ऐसे मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, है ना। तभी मुझे डिसीजन लेना पड़ रहा है कि मैं पैसे के साथ क्या करूंगा, मैं मूवी जाऊंगा या खाना खाऊंगा, क्या करूंगा, वो डिसीजन लेना पड़ रहा है। अगर पैसे का मल्टीपल यूज नहीं होता, एक ही यूज होता, तो फिर क्या मुझे कोई डिसीजन लेने की जरूरत थी? नहीं थी। तो रिसोर्सेज का थर्ड सबसे बड़ा प्रॉब्लम रिसोर्सेज का ऑल्टरनेट यूज होना। तो 3 हमें प्रॉब्लम है, इसी वजह से हमें इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ता है। पहला स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, दूसरा अनलिमिटेड वांट्स एंड तीसरा ऑल्टरनेट यूजेस, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक्स का मीनिंग हम अभी तक नहीं पढ़े हैं। ये अच्छा, ये दोनों टॉपिक पढ़े थे। बता दो क्या होता है एक बार पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। क्या होता है पॉजिटिव? पॉजिटिव जो फैक्ट्स बताता है उसको हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बोलते हैं, और नॉर्मेटिव जो वैल्यू जजमेंट देता है उसको हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बोलते हैं। एग्जाम्पल एक बता दो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का। वेरी गुड। द प्राइसेस ऑफ गुड्स आर राइजिंग डे बाय डे। डे बाय डे इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है, ये फैक्ट है, हो रहा है। इंडिया इज अ पुअर कंट्री, फैक्ट है, ठीक है। अगर इसको हम नॉर्मेटिव के हिसाब से बात करें तो गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप्स टू कंट्रोल द प्राइसेस, गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप्स टू कंट्रोल पॉवर्टी। ये क्या है? हमारा वैल्यू जजमेंट है। हम गवर्नमेंट को बता रहे हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सही है, गलत है। इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मेटिव साइंस या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स होता है जो हमें फैक्ट्स के बारे में बताता है, ठीक है। नॉर्मेटिव वो होता है जो हमें बताता है कि क्या होना चाहिए, मतलब जो हुआ वो सही हुआ या गलत हुआ, उसको हम बोलते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है।
उसके बाद हम माइक्रो और मैक्रो के बारे में पढ़े थे। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? जो डिमांड एंड सप्लाई के बारे में हम लोग पढ़ते हैं उसको माइक्रो बोलते हैं। और माइक्रो में एक वर्ड है आई, आई का मतलब इंडिविजुअल, और मैक्रो में वर्ड है ए का मतलब एग्रीगेट। मतलब जब हम किसी एक इंसान के बारे में, एक बिजनेस के बारे में, एक कंज्यूमर के बारे में या एक छोटे से ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं तो उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है, जब हम पूरे नेशन के बारे में पढ़ेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो माइक्रो और मैक्रो का बेसिक डिफरेंस, माइक्रो एक इंडिविजुअल के बारे में होता है या एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स लार्ज ग्रुप या पूरे नेशन के बारे में होता है, मतलब एग्रीगेट्स के बारे में होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और नाम है प्राइस थ्योरी, मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और नाम है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। ठीक है, चलो ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले, हम एक शॉर्ट रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, सारा वीडियोस अपलोड कर दिया हूं मैं यूट्यूब में। ठीक है, जिसका भी पुराना जो भी क्लासेस बाकी है तुम वहां से कर लेना। ठीक है, एक और बैच भी बाद में शुरू होगा। ठीक है, तो जैसे जिसका चैप्टर 1, जैसे मान लो आज तुम आए हो, पहले का 5 क्लास नहीं हुआ है। ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो, चैप्टर 1 तुम चैप्टर 2 से कंटिन्यू कर लिए, चैप्टर 1 का जो क्लासेस है वो बैच नंबर और एक जब बैच शुरू होगा बाद में उसमें कर लिए, या वीडियो से कर लिए, दोनों ऑप्शन है। ठीक है, देखो उसके बाद सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स के बारे में हम पढ़े थे। क्या क्या था? व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, ये सबसे पहला प्रॉब्लम था, हम क्या प्रोड्यूस करेंगे और कितने क्वांटिटी में प्रोड्यूस करेंगे। दूसरा प्रॉब्लम हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर हम 2 प्रकार का डिसीजंस लेते हैं, क्या? या तो कैपिटल इंटेंसिव या तो लेबर इंटेंसिव। और तीसरा था फॉर होम टू प्रोड्यूस, यहां पर हम हमारे टारगेट कस्टमर को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्या होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट, कॉस्ट ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव नहीं, गलत हो जाएगा पूरा। बेस्ट ऑल्टरनेटिव तो वो है जो मैं सिलेक्ट किया हूं, बेस्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा है? जो मैं सिलेक्ट किया हूं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो वो होगा ना जो मैं नहीं सिलेक्ट किया हूं। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का डेफिनेशन में द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट वर्ड लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे पास कितने ऑप्शन थे? मेरे पास 3 ऑप्शन था, 40,000 का सैलरी, 35,000 का सैलरी और 25,000 का सैलरी मान लेते हैं। ठीक है, अगर मेरा दिमागी हालत ठीक है, मतलब मैं एक रैशनल कंज्यूमर हूं, तो मैं क्या चूज करूंगा? मैं 40,000 को चूज करूंगा। तो यही तो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है। तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा? द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, मतलब जो हम सिलेक्ट किए इसके बाद जो ऑप्शन था हमारे पास, ये हमारे लिए क्या होगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा। ठीक है, इसीलिए नेक्स्ट वर्ड लिखना इंपॉर्टेंट है, भूलना मत। ठीक है, चलो उसके बाद हम पढ़े थे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, पीपीसी भी बोलते हैं, पीपीएफ भी बोलते हैं। क्या होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व? यहां से हम अब डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, बताओ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है? पीपीसी या पीपीएफ हमें शो करता है कि हमारे पास क्या क्या ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस अवेलेबल है। मान लो एक प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर के पास रिसोर्सेस है, अब वो रिसोर्सेस से वो 2 प्रोडक्ट बनाना चाहता है, कोई भी 2 प्रोडक्ट, उसके पास कौन कौन सा ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है वो सारे ऑल्टरनेटिव को वो शो करता है। हम 2 एग्जांपल लेकर समझे थे इसको। एक सबसे पहला हम टायर्स वाला एग्जांपल लिए थे, टायर वाला एग्जांपल लिए थे। हमारे पास कितना टायर्स था? 20 टायर्स, हमारे 20 टायर्स हमारे पास अवेलेबल था। अब 20 टायर्स को यूज करके हमें क्या बनाना था? 2 व्हीलर भी बनाना था एंड 4 व्हीलर भी बनाना था। 20 टायर्स अवेलेबल था, हम 2 व्हीलर बना सकते हैं, 4 व्हीलर बना सकते हैं। ठीक है, अगर 2 व्हीलर बनाएंगे तो एक 2 व्हीलर में कितना टायर लगेगा? 2 टायर। 4 व्हीलर में 4 टायर। तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है? पहला ऑप्शन 10 ठो 2 व्हीलर बना लूं, 0 4 व्हीलर बना लूं, ऐसे करके मेरे पास वैरायटी ऑफ ऑप्शन है। आखिरी ऑप्शन ये है कि मैं 0 2 व्हीलर बनाऊं और 5 ठो 4 व्हीलर बना लूं। तो क्या मेरे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन है? कितने ऑप्शंस थे? ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ, 6 ऑप्शन है।
क्या ये 6 को छोड़कर और कोई ऑप्शन है? और कोई ऑप्शन नहीं है। जब हम ये 6 के 6 ऑप्शन को एक डायग्राम में बना देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। वो कर्व हमें क्या शो कर रहा है? जो जो वेरियस ऑल्टरनेटिव एक प्रोड्यूसर के पास अवेलेबल है वो सभी ऑल्टरनेटिव को वो शो कर रहा है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, अब इसका दूसरा एग्जांपल हम लोग लिए थे जो बुक में है। बुक में यहां पर गन्स एंड बटर का एग्जांपल है। हमारे पास बहुत सारे लेबर थे। पहला ऑप्शन था हम सारे लेबर को कहां लगा दें? गन वाले फैक्ट्री में लगा दें, तो 21 गन बनेगा और बटर कितना बनेगा? 0। अगर हम धीरे धीरे लेबर को शिफ्ट करते जाएंगे बटर वाले फैक्ट्री में तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा? 0 गन एंड 6 बटर। बीच में और बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, अब एज अ प्रोड्यूसर क्या मेरे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 7 ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है। क्या इसके अलावा और कोई ऑप्शन है? और कोई ऑप्शन नहीं है। ये 7 ऑप्शन में से मुझे किसी एक ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा। ठीक है, मान लेते हैं मैं कोई भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, मान लेते हैं मैं एक ऑप्शन कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूं। सी ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया। तुम सिलेक्ट किए ई ऑप्शन। अब कैसे पता चलेगा कौन सा ऑप्शन को सिलेक्ट करना है? 7 ऑप्शन है हमारे पास, 7 में से कौन सा सिलेक्ट करूं? सी करूं, ई करूं, बी करूं, डी करूं, ए करूं, कौन सा सिलेक्ट करूं? कैसे पता चलेगा? ऑल ऑप्शंस आर इक्वल। ठीक है, क्योंकि हर ऑप्शन हमारे रेंज के अंदर है, हम प्रोडक्शन कर सकते हैं हर एक ऑप्शन में। और उसके अकॉर्डिंग हम क्या देखेंगे? अब मार्केट का डिमांड देखेंगे। अगर गन्स का डिमांड ज्यादा है मार्केट में तो हम ज्यादा गन बनाएंगे, बटर नहीं बनाएंगे। बटर का डिमांड ज्यादा है तो ज्यादा बटर बनाएंगे, गन नहीं बनाएंगे, सिंपली। ठीक है, तो मेरे पास 7 ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़े थे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, MOC। क्या होता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? कॉस्ट टू प्रोड्यूस 1 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ द कॉमोडिटी। याद है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? नहीं है याद? याद है कुछ? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है? द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। मार्जिनल वर्ड का मतलब क्या होता है? 1 एक्स्ट्रा यूनिट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होगा? द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ द कॉमोडिटी। अगर हम एक एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करते हैं तो हमें कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करना पड़ेगा, उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे इस एग्जांपल में ध्यान से देखो, पहला ऑप्शन था मेरे पास, मैं 21 गन्स बनाता और 0 बटर बनाता। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है मेरे पास 20 गन्स बनाऊंगा और 1 बटर बनाऊंगा। तो एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ बटर को बनाने के लिए मुझे कितना गन्स को सैक्रिफाइस करना पड़ा? 1 यूनिट ऑफ गन सैक्रिफाइस करना पड़ा। अगर मैं बी से सी में जा रहा हूं तो एक और यूनिट ऑफ बटर को बनाने के लिए, पहले 1 बना रहा था अब 2 बनाऊंगा, तो एक और यूनिट ऑफ बटर को बनाने के लिए मुझे कितना यूनिट ऑफ गन सैक्रिफाइस करना पड़ा? 2 यूनिट। एक और यूनिट ऑफ बटर बनाने के लिए अब की बार कितना गन सैक्रिफाइस करना पड़ा? 3। तो इस तरीके से रेशियो क्या होते जा रहा है? इंक्रीज होते जा रहा है। अब की बार 4, फिर हो गया 5 और फिर हो गया 6। जैसे 2 व्हीलर और 4 व्हीलर में, 2 व्हीलर में 2 टायर लगेगा, 4 व्हीलर में 4 टायर लगेगा। अगर मेरे पास 20 टायर्स है तो पहला ऑप्शन है मेरे पास 10 ठो 2 व्हीलर बना लूं तो 4 व्हीलर नहीं बना पाऊंगा। दूसरा, अगर मैं एक 4 व्हीलर बनाता हूं तो 2 व्हीलर कितना बनेगा? 8 ही बन पाएगा। तो मुझे 2 व्हीलर कितना सैक्रिफाइस करना पड़ा? 2 यूनिट ऑफ 2 व्हीलर को सैक्रिफाइस करना पड़ा टू प्रोड्यूस 1 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ 4 व्हीलर। एक 4 व्हीलर को बनाने के लिए 2 ठो 2 व्हीलर सैक्रिफाइस करना पड़ा। उसी तरीके से यहां पर एक यूनिट ऑफ बटर को बनाने के लिए मुझे गन्स को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। पहले 1 यूनिट को सैक्रिफाइस किया, फिर 2 को किया, फिर 3 को किया, 4 को किया, 5 को किया और फाइनली 6 यूनिट को सैक्रिफाइस किया। ठीक है, क्लियर है? अब जो हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ द कॉमोडिटी। तो एक एक्स्ट्रा यूनिट को बनाने के लिए कितना सैक्रिफाइस किए? पहले 1 यूनिट सैक्रिफाइस किए, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। क्लियर है बात? हम अब आते हैं डायग्राम। डायग्राम को देखो, इसमें सारा ऑप्शंस बनाया हुआ है। जो टेबल में ऑप्शंस दिए हुए थे
सारे ऑप्शंस को हम लोग डायग्राम में बना दिए। ठीक है, हमारे पास कितना ऑप्शन था? 7 ऑप्शन था। फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ। ठीक है, अब तुम मुझे ये बताओ, ये सातों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन को सिलेक्ट करना चाहिए? कोई भी कर सकते हैं, ऑल ऑप्शंस आर इक्वल। ठीक है, अब मैं क्या चेक करूंगा सातों को सिलेक्ट करने से पहले? कौन से प्रोडक्ट का डिमांड ज्यादा है। फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास क्या ऑप्शन आ रहा है? पहला ऑप्शन 21 यूनिट ऑफ गन्स एंड 0 यूनिट ऑफ बटर। आखिरी ऑप्शन क्या आ रहा है? 0 यूनिट ऑफ गन एंड 6 यूनिट ऑफ बटर। जिसका डिमांड ज्यादा होगा मार्केट में, मैं उसके अकॉर्डिंग प्रोड्यूस करूंगा। ठीक है, अब आ जाओ यहां। इसके बाद हम पढ़े थे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का 3 ठो कॉन्सेप्ट पढ़े थे। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जब इंक्रीजिंग होगा, जब डिक्रीजिंग होगा और जब कांस्टेंट होगा। पीपीएफ के केस में मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा क्या होता है? इंक्रीजिंग होता है। जैसे यहां पर देखो, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। पहले 1 था, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ। ठीक है, एमओसी क्या हो रहा है? कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। पीपीएफ के केस में हमेशा एमओसी कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता है। अगर एमओसी कांस्टेंट रहेगा तो डायग्राम कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। जब एमओसी इंक्रीजिंग था तो ये डायग्राम कैसा है? डायग्राम का शेप क्या है? ये डायग्राम को रीड करके बताओ तो। लास्ट क्लास में बताया था कैसे डायग्राम को रीड करते हैं। ये कौन सा साइड है? ये अगर मुझे इसको रीड करना है तो मैं डायग्राम को कैसे रीड करूंगा? लेफ्ट टू राइट, डाउनवर्ड स्लोपिंग। स्टार्ट हुआ, हाँ, इन कॉन्केव शेप हम बोल सकते हैं, वो शेप हो गया डायग्राम का। अभी फिलहाल के लिए अगर रीड करना है तो हम क्या बोलेंगे? लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग डायग्राम है। ठीक है, इसी का एक और ऑपोजिट डायग्राम बनाता हूं, तुम बताना ये डायग्राम क्या है। ये डायग्राम को हम क्या बोलेंगे? कैसे रीड करेंगे? ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, ये अप है, ये डाउन है। लेफ्ट टू राइट, देखो स्टार्ट, हर एक डायग्राम हमेशा लेफ्ट से ही होता है। ठीक है, जब भी हम क्वाड्रेंट 1 में डायग्राम बनाएंगे, 4 प्रकार का क्वाड्रेंट्स होता है, याद है? क्वाड्रेंट 1, 2, 3 और 4। पहला क्वाड्रेंट में जब भी हम डायग्राम बना रहे हैं, पहला क्वाड्रेंट क्या होता है? प्लस प्लस होता है। एक्स एक्सिस भी प्लस होता है, वाई एक्सिस भी प्लस होता है। हम हमेशा डायग्राम पहला क्वाड्रेंट में ही बनाते हैं। ठीक है, जब भी हम पहला क्वाड्रेंट में डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम हमेशा लेफ्ट साइड से शुरू होगा और खत्म होगा राइट साइड में। दो ऑप्शन है, या तो अपवर्ड स्लोपिंग होगा या तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। ये है डाउनवर्ड स्लोपिंग, ऊपर से शुरू होकर नीचे आया, या फिर ये होगा हमारा अपवर्ड स्लोपिंग, नीचे से शुरू होकर ऊपर खत्म हुआ। तो डायग्राम हमेशा लेफ्ट टू राइट ही होता है, या तो अपवर्ड स्लोपिंग होगा या तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। क्लियर है? अब बात करते हैं शेप के बारे में। तो यहां पर 3 प्रकार का शेप हमारा निकल के आएगा डायग्राम। एक तो ये शेप है, हम हमेशा कहां खड़े रहेंगे? ओरिजिन में। हमारा पोजीशन हमेशा ओरिजिन में। हम ओरिजिन में खड़े होकर चेक करेंगे डायग्राम कैसे दिखाई दे रहा है। अभी फिलहाल ये डायग्राम कैसा दिखाई दे रहा है? कौन सा शेप है? कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है या स्ट्रेट लाइन है? कॉनकेव है। डायग्राम बदल देते हैं, मान लेते हैं डायग्राम कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ये कौन सा डायग्राम है? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये है स्ट्रेट लाइन। और तीसरा कैटेगरी बना लेते हैं डायग्राम का, मान लेते हैं डायग्राम कुछ ऐसा है। ये कौन सा शेप है? कॉन्वेक्स शेप है। ठीक है, तो डायग्राम का 3 शेप होता है, या तो डायग्राम कॉन्केव होगा, या तो कॉन्वेक्स होगा, या तो स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, अब कॉन्केव कब होगा, कॉन्वेक्स कब होगा और स्ट्रेट लाइन कब होगा? कॉन्केव कब होता है? व्हेन एमओसी इज इंक्रीजिंग। जब एमओसी इंक्रीज होगा उस केस में डायग्राम का शेप हमेशा कॉन्केव आएगा। ठीक है, व्हेन एमओसी इज कांस्टेंट,
जब एमओसी कांस्टेंट होगा तो डायग्राम, नहीं, एमओसी कांस्टेंट होने से स्ट्रेट लाइन, जब एमओसी कांस्टेंट होगा तो डायग्राम क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। और व्हेन एमओसी डिक्रीजेस तो डायग्राम कैसा होगा, हमेशा कॉन्वेक्स होगा। क्लियर है बात? तो तीन सिचुएशन होता है, एक इंक्रीजिंग, दूसरा डिक्रीजिंग और तीसरा कांस्टेंट। जब भी एमओसी इंक्रीज होगा तो कॉन्केव आएगा, जब भी डिक्रीजिंग होगा तो कॉन्वेक्स आएगा, और जब भी कांस्टेंट होगा तो स्ट्रेट लाइन आएगा। फिलहाल वाले एग्जांपल में हमारा एमओसी को देखो, एमओसी कैसा था, एमओसी क्या हो रहा है, यहां पर इंक्रीज हो रहा है, पहले 1 था, फिर 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ। तो इस केस में डायग्राम कौन सा आएगा, हमारा डायग्राम कॉन्केव आएगा। और पीपीएफ हमेशा कॉन्केव ही होता है, पीपीएफ हमेशा क्या होता है, कॉन्केव ही होता है। पीपीएफ अगर कांस्टेंट है इसका मतलब क्या है, एमओसी क्या है, एमओसी इज कांस्टेंट, ठीक है। पीपीएफ अगर कॉन्वेक्स है तो उसका मतलब क्या है, एमओसी डिक्रीजेस, ठीक है। हमें हमेशा एग्जाम में जब भी पीपीएफ बनाने बोलेगा हम वही एग्जांपल लेंगे जिसमें हमारा एमओसी इंक्रीज हो रहा है, और हम हमेशा डायग्राम जो बनाएंगे वो कॉन्केव शेप का ही बनाकर आएंगे, ठीक है। अब इसका एजम्पशंस पढ़े थे हम लोग, पीपीएफ का कुछ एजम्पशंस पढ़े थे। क्या क्या एजम्पशन है, सबसे पहला एजम्पशन, द अमाउंट ऑफ रिसोर्स इन द इकोनॉमी इज फिक्स्ड। हम मानकर चलते हैं कि जो रिसोर्सेस है इकोनॉमी में वो फिक्स्ड है, मतलब हमारे पास जो रिसोर्सेस है वो फिक्स्ड है। जैसे टायर वाले एग्जांपल में 20 ठो टायर था, ये एग्जांपल हम लोग लिए थे, उससे हम 2 व्हीलर और 4 व्हीलर बना रहे थे। मान लो टायर मेरे पास और 50 ठो आ जाए तो क्या रेशियो बदल जाएगा, सब सारा कॉम्बिनेशन बदल जाएगा। इसीलिए हम मानकर चलते हैं कि जो रिसोर्सेस हमें दिया गया है वो फिक्स है, ठीक है। अगर रिसोर्स बदल जाएगा तो पीपीएफ भी बदल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए पहला एजम्पशन हो गया हमारा, जो रिसोर्सेस है वो हमारे पास फिक्स रहेगा। दूसरा एजम्पशन, हम रिसोर्स को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर सकते हैं, बट दिस रिसोर्सेस कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन यूज टू अनदर। इसका मतलब हम मानकर चले थे कि अगर हम टायर्स को 2 व्हीलर में नहीं लगाएंगे तो कहां लगा देंगे, 4 व्हीलर में। अगर हम 4 व्हीलर में नहीं लगाएंगे तो 2 व्हीलर में लगा देंगे। क्या रियल लाइफ में ऐसा होता है, क्या 2 व्हीलर का टायर 4 व्हीलर में लगता है, या 4 व्हीलर का टायर 2 व्हीलर में लगता है, नहीं लगता। लेकिन हम मानकर चलते हैं कि जो टायर 2 व्हीलर के लिए है उससे हम 4 व्हीलर भी बना सकते हैं, या 4 व्हीलर का टायर को हम 2 व्हीलर में भी लगा सकते हैं। हम ऐसा एजम्पशन लेते हैं, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। जैसे गन्स एंड बटर में लेबर थे, या तो गन वाली फैक्ट्री में काम करेंगे या तो बटर वाले फैक्ट्री में काम। तुम्हें लगता है कोई ऐसा लेबर दुनिया में होगा जिसको बंदूक भी बनाना आता है और बटर भी बनाना आता है? हो ही नहीं सकता। लेकिन हम ऐसा अजम्पशन लेकर चलते हैं कि हम गन वाले लेबर को बटर वाले फैक्ट्री में ट्रांसफर कर सकते हैं, बटर वाले लेबर को गन वाले फैक्ट्री में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन रियल लाइफ में ये सच नहीं होता है। उसके बाद तीसरा, विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेस ओनली 2 गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। क्यों 2 ही गुड्स क्यों बनाना है हमें? हम जैसे एग्जांपल लिए 2 व्हीलर बनाएंगे या तो 4 व्हीलर बनाएंगे, 3 व्हीलर भी तो बना सकते थे। हम हमेशा एग्जांपल जो भी लेंगे उसमें हम हमेशा 2 गुड्स का ही एग्जांपल लेंगे। रीजन, हमारे पास 2 ही एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है और दूसरा वाई एक्सिस है, और हम जो डायग्राम बनाएंगे उसमें 2 ही एक्सिस हमें दिया जाएगा, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। 2 डायमेंशनल डायग्राम बनाना है, इसीलिए हम एग्जांपल लेंगे ऑलवेज 2 गुड्स का, ठीक है। 3 गुड्स का एग्जांपल लेंगे तो 3 एक्सिस बनाना पड़ेगा, और 3 एक्सिस के लिए फिर 3D डायग्राम बनाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। उसके बाद द रिसोर्सेस आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। इसका मतलब हम मानकर चलेंगे हमारे पास जितना रिसोर्सेस है हम रिसोर्स का वेस्टेज नहीं करेंगे, हम पूरे रिसोर्सेस को यूटिलाइज करेंगे। जैसे टायर्स वाले एग्जांपल में अगर मैं एक टायर फेंक दूं तो कॉम्बिनेशन बदल जाएगा, पूरा बदल जाएगा। मैं 5 टायर को यूज ही ना करूं तो कॉम्बिनेशन बदल जाएगा। इसीलिए हम मानकर चलते हैं जितना रिसोर्सेस हमारे पास है हम उसको पूरा यूटिलाइज करेंगे, फुल्ली और एफिशिएंटली यूटिलाइज करेंगे। हम कोई भी रिसोर्सेस का वेस्टेज नहीं करेंगे, ऐसा हम assumption लेते हैं। रिसोर्सेस आर नॉट इक्वली एफिशिएंट। इसका मतलब for in production of all product, so when resources are transferred from production of one goods to another their productivity decreases। जैसे हम एग्जांपल लिए गन्स एंड बटर का, टायर्स के केस में ये सही नहीं है लेकिन गन्स एंड बटर के केस में बताता हूं। लेबर को गन वाले फैक्ट्री से बटर वाले फैक्ट्री में ट्रांसफर की, तो तुम्हें लगता है जो इंसान गन
जितना अच्छे से बना पाएगा वो बटर भी उतना अच्छे से बना पाएगा? नहीं बना पाएगा, एफिशिएंसी बदल जाएगा। और हर लेबर का एफिशिएंसी भी अलग अलग होगा, कोई ज्यादा अच्छा काम करेगा, कोई कम अच्छा काम करेगा। ठीक है, तो हम क्या मानकर चलते हैं कि रिसोर्सेस इक्वली एफिशिएंट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक इंसान अगर एक दिन में 10 ठो गन बना रहा है तो वो बटर भी 10 ठो बना लेगा। हो सकता है बटर 2 ही बना पाए, हो सकता है बटर 5 यूनिट बना पाए, गन्स 50 यूनिट बना ले, हो सकता है गन 1 यूनिट बना पाए, बटर 100 यूनिट बना ले। तो हम मानकर चलते हैं रिसोर्सेस आर नॉट इक्वली एफिशिएंट, जो कि रियल लाइफ में भी सच है। रिसोर्स इक्वली एफिशिएंट नहीं होता है। कुछ दो लेबर अलग अलग है, दोनों का एफिशिएंसी अलग अलग है। प्लस एक लेबर को अगर हम गन वाले फैक्ट्री में लगाएंगे तो हो सकता है वो ज्यादा अच्छा काम करे और बटर वाले फैक्ट्री में वो उतना अच्छा काम ना करे। हो सकता है कोई लेबर बटर वाले फैक्ट्री में ज्यादा अच्छा काम करे लेकिन गन वाले फैक्ट्री में अच्छे से काम ना करे। तो इसीलिए ये रियल लाइफ में भी सच होता है कि रिसोर्सेस इक्वली एफिशिएंट नहीं होता। ठीक है, आखिरी, द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। हम मानकर चलेंगे हम जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब प्रोडक्शन करते करते कोई ऐसा टेक्नोलॉजी आ गया कि बाइक में 1 टायर लग रहा है और कार में 3 टायर्स लग रहा है, तो तुम्हें नहीं लगता कॉम्बिनेशन पूरा बदल जाएगा? हमारे पास 20 टायर्स था, हम ऑप्शन लिए थे या तो 2 व्हीलर बनाएंगे, 4 व्हीलर, मतलब या तो बाइक बनाएंगे या तो कार बनाएंगे। बाइक में लगता है 2 टायर और कार में लगता है 4 टायर। अब नया टेक्नोलॉजी आ गया, बाइक में लग रहा है 1 ही टायर और कार में लग रहा है 3 टायर, तो सारा कॉम्बिनेशन बदल जाएगा, है ना? तो इसीलिए हम मानकर चलते हैं कि हम जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। टेक्नोलॉजी में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। अगर टेक्नोलॉजी बदल गया तो पीपीएफ भी पूरा बदल जाएगा। क्लियर है बात? उसके बाद मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ द कॉमोडिटी। एक एक्स्ट्रा यूनिट को बनाने के लिए जितना हमें सैक्रिफाइस करना पड़ा वो क्या है? हमारे लिए मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। उसी चीज को जब हम रेशियो के फॉर्म में लिख देते हैं तो वो क्या बन जाता है? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बन जाता है। देखो ऊपर यहां पे टेबल में सेम ही चीज है, बस हम क्या कर दिए, इसको रेशियो के फॉर्म में लिख दिए। यूनिट सैक्रिफाइस डिवाइडेड बाय यूनिट गेन। नॉर्मली वही चीज को हम रेशियो के फॉर्म में लिखे। डिनोमिनेटर हर में क्या है? 1 है। डिनोमिनेटर 1 है, लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है कोई भी नंबर है तो उसके नीचे डिनोमिनेटर क्या है? 1 ही है। तो लिखो ना लिखो, जब हम इसको रेशियो के फॉर्म में लिख दिए तो ये क्या बन गया? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग इसको बोलेंगे। ठीक है, मतलब एमओसी और एमआरटी सेम ही चीज है। एमओसी रेशियो के फॉर्म में नहीं होता, एमआरटी रेशियो के फॉर्म में होता। बस क्लियर, इतना ही फर्क है दोनों के बीच। अब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपीएफ। 2 इंपॉर्टेंट फीचर, एक पीपीएफ स्लोप्स डाउनवर्ड। हम डायग्राम 2 प्रकार का पढ़े, ये लास्ट क्लास में हम एग्जांपल लिए थे, ये डायग्राम बनाए थे लास्ट क्लास में। ठीक है, पहला एग्जांपल को देखो और दूसरे एग्जांपल का देखो, दोनों में क्या फर्क है? ये एग्जांपल नंबर 1 है और ये एग्जांपल नंबर 2 है। एग्जांपल नंबर 1 में देखोगे तो x इंक्रीज हो रहा है 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, y भी इंक्रीज हो रहा है 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। मतलब दोनों क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। x भी इंक्रीज हो रहा है, x भी इंक्रीज हो रहा है और y भी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन वहीं पर एग्जांपल नंबर 2 में हम देखें तो x तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन y क्या हो रहा है? धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। तो जब कोई दो चीज सेम डायरेक्शन में जाता है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव रिलेशन। ठीक है, जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है इसको हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव या फिर डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, और जब भी पॉजिटिव या डायरेक्ट रिलेशन होता है तो डायग्राम कैसा होता है? अपवर्ड स्लोपिंग होता है। ये डायग्राम रीड करो, पहला वाला क्या है? लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोपिंग। तो जब भी कोई चीज पॉजिटिव रिलेशन में होता है या डायरेक्ट रिलेशन में होता है तो उसका डायग्राम अपवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, बनाकर देख लेना कोई भी डायग्राम, कोई भी दो चीज के बीच में अगर पॉजिटिव रिलेशन है मतलब वो दोनों, उसका डायग्राम क्या होगा? अपवर्ड स्लोपिंग ही होगा। ठीक है, सेकेंड वाले एग्जाम्पल में दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है? इसको बोलते हैं नेगेटिव।
या फिर इनडायरेक्ट। नेगेटिव या इनडायरेक्ट रिलेशन क्या होता है? जब कोई एक चीज इंक्रीज हो रहा है और दूसरा चीज डिक्रीज हो रहा है, या पहला वाला डिक्रीज हो रहा है दूसरा वाला इंक्रीज हो रहा है, मतलब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक ऊपर जा रहा है दूसरा नीचे जा रहा है। ठीक है, जब दो चीज ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है उसको हम बोलते हैं नेगेटिव रिलेशन या फिर इनडायरेक्ट रिलेशन। और नेगेटिव या इनडायरेक्ट के केस में डायग्राम हमेशा क्या होगा? लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। ठीक है, तो अपवर्ड स्लोपिंग का क्या रूल है? अपवर्ड स्लोपिंग कब होता है? जब डायरेक्ट रिलेशन होता है। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब बोथ आर इंक्रीजिंग नहीं, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। अगर दोनों डिक्रीज हो रहा है तब भी अपवर्ड स्लोपिंग ही होगा। अगर दोनों डिक्रीज, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, डायग्राम बना। दोनों डिक्रीज हो रहा है, एक्स भी डिक्रीज हो रहा है और वाई भी डिक्रीज हो रहा है। 5 से 4 हुआ, 4 से 3 हुआ, 3 से 2 हुआ, 2 से 1 हुआ, 100 से 80, 80 से 60, 60 से 40 और 20। डायग्राम बनाकर देख लो, अगेन क्या आएगा? अपवर्ड स्लोपिंग ही आएगा। ठीक है, जब कोई भी दो चीज, मतलब एक्स इंक्रीज हो रहा है, वाई भी इंक्रीज हो रहा है, एक्स डिक्रीज हो रहा है, वाई भी डिक्रीज हो रहा है, ये दोनों को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट रिलेशन। इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है से मतलब नहीं है, कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है या ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ये दोनों कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं? सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखो, दोनों ऊपर जा रहे हैं या दोनों नीचे आ रहे हैं। जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन। और उस केस में डायग्राम क्या होता है? डायग्राम उस केस में अपवर्ड स्लोपिंग होता है। तो इस केस का डायग्राम अगर बनाओगे तो अगेन क्या आएगा? अपवर्ड स्लोपिंग आएगी। ठीक है, अगर वहीं पर हम बात करें दूसरा केस, तो मान लो x डिक्रीज हो रहा है, y इंक्रीज हो रहा है, या फिर x इंक्रीज हो रहा है, y डिक्रीज हो रहा है। ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है x और y कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं। दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं या दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो डायरेक्ट रिलेशन है, अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इनडायरेक्ट रिलेशन है। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो डायग्राम क्या होगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। सिंपली कोई भी ऑपोजिट डायरेक्शन का एग्जांपल ले लेना, x को इंक्रीज करना, y को डिक्रीज करना, या y को इंक्रीज करना, x को डिक्रीज करना, और डायग्राम बनाकर देख लेना। दुनिया का हर एक एग्जांपल में डायग्राम हमेशा क्या होगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होगा। ठीक है, तो अपवर्ड स्लोपिंग कब होता है? जब x और y सेम डायरेक्शन में जाते हैं। ठीक है, और डाउनवर्ड स्लोपिंग कब होता है? जब x और y ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। ठीक है, एक इंक्रीज हो रहा है दूसरा डिक्रीज हो रहा है, इसको बोलते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन। या तो दोनों इंक्रीज हो रहा है या तो दोनों डिक्रीज हो रहा है, इसको बोलते हैं सेम डायरेक्शन। और सेम डायरेक्शन के केस में डायग्राम अपवर्ड स्लोपिंग होता है। तो अभी हमारे जो एग्जांपल था गन्स एंड बटर का, इसमें देखो कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं? सेम जा रहे हैं या ऑपोजिट जा रहे हैं? इसको x ले लो और इसको y ले लो, बताओ। ऑपोजिट डायरेक्शन है, गन्स का क्वांटिटी कम हो रहा है, बटर का क्वांटिटी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। एक डिक्रीज हो रहा है दूसरा इंक्रीज हो रहा है, तो डायग्राम कैसा आएगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग आएगा। ऑपोजिट रिलेशन हो गया, ऑपोजिट में क्या आता है? डायग्राम डाउनवर्ड स्लोपिंग आता है। तो इसीलिए पीपीएफ जो होता है हमेशा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। पीपीएफ इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग। पीपीएफ स्लोप्स डाउनवर्ड। More of one goods can be produced only by taking resources away from the production of another goods. As there exists a inverse relation, inverse relation का मतलब indirect relation. Indirect relation क्या होता है? x increase हो रहा है तो y decrease हो रहा है, x decrease हो रहा है तो y increase हो रहा है, दोनों opposite direction में जा रहे हैं। Between change in quantity of one commodity and change in quantity of another commodity. तो PPF is slopes downward from left to right. इसी वजह से PPF डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्लियर है बात? सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है पीपीएफ इज कॉन्केव शेप। कॉन्केव शेप कब होता है? अभी पढ़े थे 5 मिनट पहले, व्हेन एमओसी इंक्रीजेस। ठीक है, पीपीएफ के केस में एमओसी हमेशा इंक्रीजिंग ही होता है। ठीक है, पीपीएफ
के केस में एमओसी स्ट्रेट लाइन या डिक्रीजिंग नहीं होता है। पीपीएफ में एमओसी हमेशा इंक्रीजिंग होता है, और एमओसी अगर इंक्रीजिंग होगा तो क्या होगा, पीपीएफ कॉनकेव शेप का होगा, तो पीपीएफ हमेशा कॉनकेव शेप का होता है। तो दो प्रॉपर्टी पीपीएफ का, एक तो पीपीएफ हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, रीजन एक्स और वाई के बीच में इनवर्स रिलेशन है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। और पीपीएफ दूसरा कॉनकेव शेप का होगा। क्यों होगा कॉनकेव शेप का, बिकॉज एमओसी क्या है, इंक्रीजिंग है। क्लियर है बात। तो दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीएफ। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम एक नया टॉपिक शुरू किए थे, लेकिन हम उसको पढ़े नहीं थे पूरा, अटेनेबल कॉम्बिनेशन एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। ठीक है, हम ऊपर एक डायग्राम है, यहां पर आते हैं, अब ध्यान से समझना। हमारे पास ये 7 ऑप्शंस था, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, ई, एफ एंड जी। ठीक है, अगर मैं चाहूं तो क्या यहां पर ऑपरेट कर सकता हूं? यहां पर ऑपरेट करने का मतलब है 11 यूनिट्स और 1 यूनिट, 11 यूनिट एंड 1 यूनिट। क्या मैं ऑपरेट कर सकता हूं? देखो ये 1 यूनिट है और ये 11 यूनिट होगा। ठीक है, क्या मैं 11 यूनिट और 1 यूनिट प्रोडक्शन कर सकता हूं? मतलब 11 यूनिट ऑफ गन्स एंड 1 यूनिट ऑफ बटर। बटर ये रहा और ये रहा गन। क्या मैं 11 यूनिट ऑफ गन एंड 1 यूनिट ऑफ बटर प्रोड्यूस कर सकता हूं? कर सकता हूं, मेरे पास उतना रिसोर्सेस है, मैं आराम से कर सकता हूं। मैं ऑप्शन नंबर ए से लेकर जी कोई भी ऑप्शन चूज कर सकता हूं, या फिर इसके अंदर जितना भी पॉइंट्स है, चाहे वो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये है, ये है, ये है, ये सभी पॉइंट्स में मैं ऑपरेट कर सकता हूं। यहां पर और भी पॉइंट्स निकलेगा, कोई भी पॉइंट में मैं ऑपरेट कर सकता हूं। ठीक है, जितना भी पॉइंट इस डायग्राम के अंदर है, मैं कोई भी पॉइंट में ऑपरेट कर सकता हूं, मेरे पास रिसोर्सेस है। मैं पॉइंट ए बी सी डी ई एफ जी में भी ऑपरेट कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं इसके बाहर एक पॉइंट बना दूं, मान लो मैं, क्या मैं यहां पर प्रोड्यूस कर सकता हूं? इसका मतलब क्या है, 11 यूनिट्स एंड 6 यूनिट। क्या मैं प्रोड्यूस कर सकता हूं? नहीं कर सकता, बिकॉज मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है। ये बेटर समझ में आएगा जब हम टायर्स वाला एग्जांपल में आएंगे। टायर्स वाले एग्जांपल में आते हैं। ये डायग्राम था टायर्स का। ठीक है, ये टायर्स का एग्जांपल था। अब मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे। कितना ऑप्शन था यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6, सारा ऑप्शन बना दिया मैं। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब ये 6 का 6 ऑप्शन तो मेरे पास है। पहला ऑप्शन क्या था? 10 यूनिट ऑफ 2 व्हीलर एंड 0 यूनिट ऑफ 4 व्हीलर। आखिरी ऑप्शन क्या था? 0 यूनिट ऑफ 2 व्हीलर एंड 5 यूनिट ऑफ 4 व्हीलर। क्या मैं यहां पर कोई ऑप्शन में प्रोडक्शन कर सकता हूं? इसका मतलब है 2 व्हीलर का क्वांटिटी होगा 8 यूनिट, 8 नहीं, ये होगा 2 व्हीलर का क्वांटिटी 4 यूनिट, और 4 व्हीलर का क्वांटिटी होगा मान लो 5 यूनिट। क्या मैं इतना प्रोड्यूस कर सकता हूं? क्यों नहीं कर सकता? रीजन, इसको प्रोड्यूस करने के लिए मुझे कितना टायर्स लगेगा? 4 इंटू 2 इक्वल्स टू 8 और 5 इंटू 4 इक्वल्स टू 20, टोटल 28 टायर्स लगेगा। मेरे पास अवेलेबल कितना है? 20 टायर्स। तो कोई भी कॉम्बिनेशन तुम उठा लो जो इस लाइन के बाहर है, वहां तक मैं पहुंच ही नहीं सकता। रीजन, मेरे पास रिसोर्सेस क्या है? लिमिटेड है। मेरे पास 20 टायर्स है। अगर मेरे पास रिसोर्सेस अनलिमिटेड होता तब मैं कोई भी कहीं पर भी अचीव कर सकता था, लेकिन हम पहले ही अजम्पशन लिए थे हमारे पास रिसोर्सेस क्या है? लिमिटेड है। तो इस वजह से मैं कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन जो इस लाइन के बाहर है, मैं वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। कोई भी उठा लो, यहां पर उठा लो या यहां पर ले लो, कहीं पर भी ले लो और कैलकुलेट करके देख लो, हमेशा जो नंबर ऑफ टायर्स होगा वो 20 से ज्यादा है और हम वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम हम कहां तक पहुंच सकते हैं? वो सारा पॉइंट जो इस लाइन के ऊपर है। क्या मैं इसके अंदर प्रोडक्शन कर सकता हूं? इसका मतलब 2 यूनिट ऑफ 4 व्हीलर, 2 व्हीलर एंड 1 यूनिट ऑफ 4 व्हीलर कर सकता हूं। इसके लिए क्या लगेगा मुझे? 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4 और 1 इंटू 4 इक्वल्स टू
4, टोटल 8 टायर्स लगेगा। जब मैं ये ऑप्शन को सिलेक्ट किया तो मैं क्या कर रहा हूं, तब मैं क्या कर रहा हूं, वेस्टेज कर रहा हूं। 12 टायर वेस्ट हो गया मेरा, ठीक है। 8 टायर यूटिलाइज किया मैं, 12 टायर वेस्ट हो गया। हम एजम्पशन में एक पॉइंट और लिखे थे, क्या लिखे थे, फुल्ली एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो एजम्पशन का एक पॉइंट है, रिसोर्सेज का फुल एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होगा। इसका मतलब हम पूरा रिसोर्स को यूज करेंगे और रिसोर्स का वेस्टेज नहीं करेंगे। यहां पर क्या कर दिए हम, 12 यूनिट का वेस्टेज कर दिए। क्या ये अलाउड है, नहीं है। तो बेसिकली हम लाइन के बाहर जा नहीं सकते, लाइन के अंदर हम अगर रहेंगे तो रिसोर्स का वेस्टेज हो जाएगा। तो बेटर ऑप्शन क्या है, लाइन के ऊपर रहना। इसीलिए कोई भी प्रोड्यूसर हमेशा पीपीएफ के ऊपर ही प्रोड्यूस करता है। पीपीएफ में जितना ऑप्शन है, ऑप्शन ए, बी, सी, डी, ई, एफ, ये 6 ऑप्शन में से ही कोई ऑप्शन वो प्रोड्यूस करेगा। अब इसमें से कौन सा प्रोड्यूस करेगा, ये आगे जाकर हम और सीखेंगे कि पीपीएफ में भी अब 6 ऑप्शन है, ए से लेकर एफ तक। अब ये 6 ऑप्शन में से भी कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, ये हम लोग आगे सीखेंगे जब हम डिमांड, सप्लाई, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये सारा चीज को आगे पढ़ लेंगे। तब हमें समझ में आ जाएगा कि ये 6 में से भी एक ऑप्शन होता है जो बेस्ट होता है और हमें वही ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। अभी के लिए हम क्या जाने, हम पीपीएफ के बाहर जा नहीं सकते, पीपीएफ के अंदर अगर रहेंगे तो वेस्टेज हो जाएगा। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है, पीपीएफ के ऊपर रहना। पीपीएफ के ऊपर बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है और उसमें से कोई एक कॉम्बिनेशन हम लोग सिलेक्ट करेंगे। क्लियर है बात, आ जाओ बुक में अब। वेदर इकोनॉमी विल ऑपरेट ऑन पीपीएफ, क्या इकोनॉमी पीपीएफ में ऑपरेट करता है। एग्जाम में पूरा एग्जैक्ट ये लाइन क्वेश्चन आया हुआ, स्कूल वाले ही देते हैं तुम्हारा। वेदर इकोनॉमी विल ऑपरेट ऑन पीपीएफ एक्सप्लेन, 6 मार्क का क्वेश्चन या 4 मार्क का क्वेश्चन। क्या करोगे तुम, पीपीएफ बनाओगे, एग्जाम्पल्स लोगे, एग्जाम्पल लेकर पीपीएफ बनाओगे और बताओगे कि पीपीएफ के बाहर हम जा नहीं सकते बिकॉज इट इज अ अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। पीपीएफ के अंदर अटेनेबल तो है लेकिन इनएफिशिएंट है, रिसोर्स का वेस्टेज हो रहा है। तो बेटर ऑप्शन क्या है, हम पीपीएफ के ऊपर ही ऑपरेट करें, ठीक है। तो आओ और देखते हैं अटेनेबल क्या होता है, अनअटेनेबल क्या होता है। अटेनेबल कॉम्बिनेशन वो कॉम्बिनेशन होता है जिसको हम अचीव कर सकते हैं, जहां तक हम पहुंच सकते हैं। अब प्रोडक्शन करेंगे नहीं करेंगे वो अलग बात है, लेकिन यहां तक हम पहुंच सकते हैं। इसमें 2 ऑप्शन है, एक तो हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करेंगे, दूसरा इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन करेंगे। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कब होगा, जब हम पीपीएफ के ऊपर रहेंगे। तो ये हमारा अटेनेबल भी होगा प्लस ऑप्टिमम भी होगा। तो पीपीएफ के ऊपर क्या होता है, अटेनेबल प्लस ऑप्टिमम, ठीक है। पीपीएफ के अंदर एग्जांपल में दिया पॉइंट नंबर ई, ई क्या है, अटेनेबल है या नहीं है, अटेनेबल तो है, हम ई तक पहुंच तो सकते हैं, ये ई है, यहां तक पहुंच तो सकते हैं, लेकिन ये क्या हो जाएगा हमारा, इनएफिशिएंट हो जाएगा। अटेनेबल बट इनएफिशिएंट, ठीक है। पॉइंट एफ, ये क्या है, अनअटेनेबल, हम वहां तक पहुंचे, एफिशिएंट इनएफिशिएंट का तो बात दूर का है, हम वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। दिस इज हमारा अनअटेनेबल। क्लियर है बात, ठीक है। तो 3 ऑप्शन टोटल होता है, एक पीपीएफ के बाहर जो कि अनअटेनेबल है, पीपीएफ के अंदर अटेनेबल है लेकिन इनएफिशिएंट है, और पीपीएफ के ऊपर वो क्या है, अटेनेबल भी है और एफिशिएंट भी है, या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी हो रहा है। क्लियर है बात, पढ़ो इसको। ऑप्टिमम अटेनेबल कॉम्बिनेशन, इट रेफर्स टू दोज कॉम्बिनेशन एट विच इकोनॉमी कैन ऑपरेट, जहां पर इकोनॉमी ऑपरेट कर सकता है। देयर कैन बी 2 अटेनेबल ऑप्शन, पहला optimum utilization of resources, if the resources are used in the best possible manner the economy will operate at any point on PPF, any point on PPF, PPF के ऊपर कोई भी पॉइंट में तुम ऑपरेट कर सकते हो। PPF के ऊपर क्या होगा, अटेनेबल भी होगा प्लस ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी होगा, ठीक है। इनएफिशिएंट, however the actual production can fall short of its capability if there is wastage or inefficient utilization of resources,
ये कब होता है? जब हम पीपीएफ के अंदर ऑपरेट करते हैं। द इकोनॉमी विल ऑपरेट एट एनी पॉइंट इनसाइड द पीपीएफ। हम पीपीएफ के इनसाइड ऑपरेट करते हैं। क्लियर है बात? अगर हम इनसाइड ऑपरेट कर रहे हैं तो अटेनेबल बट इनएफिशिएंट। अगर हम पीपीएफ के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं तो अटेनेबल प्लस ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। पीपीएफ के बाहर अगर ऑपरेट कर रहे हैं तो कर ही नहीं सकते ऑपरेट। ठीक है, पीपीएफ के बाहर हम ऑपरेट कर ही नहीं सकते। अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। With the given amount of available resources, it is impossible for the economy to produce any combination more than the given possible combination. An economy can never operate at any point outside PPF. हम PPF के बाहर कभी जा ही नहीं सकते। PPF के बाहर जाने का एक तरीका है, क्या? रिसोर्सेस को इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर हम रिसोर्सेस और बहुत सारा टायर कहीं से ले आए तो फिर हम कहां जा सकते हैं? पीपीएफ के बाहर जा सकते हैं। और एक तरीका भी है, टेक्नोलॉजी को अगर बदल दिए तो कोई ऐसा टेक्नोलॉजी ले आए जिसमें बाइक एक टायर में बनता है और 4 व्हीलर में 2 टायर लगता है या 3 टायर लगता है, अब हम पीपीएफ के बाहर जा सकते हैं। तो पीपीएफ के बाहर जाने का 2 तरीका होता है, एक इंक्रीज इन रिसोर्सेस, हम रिसोर्सेस को इंक्रीज करेंगे। दूसरा इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, जब टेक्नोलॉजी में कोई नया चेंजेस आएगा, कोई नया टेक्नोलॉजी आएगा तो हम पीपीएफ के बाहर जा सकते हैं। तो हम इकोनॉमी हमेशा कहां पर ऑपरेट करता है? पीपीएफ के ऊपर ऑपरेट करता है। अगर कोई एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी हो जाए तो क्या इंपैक्ट होगा इकोनॉमी के अंदर में? हम पीपीएफ के बाहर चले जाएंगे या पीपीएफ हमारा बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जो हम पीपीएफ में ऑपरेट कर रहे हैं उसके हम लोग और ऊपर चले जाएंगे और बेटर हम लोग प्रोडक्शन कर पाएंगे। क्लियर है बात? ठीक है। अब यहां पर 2 छोटा छोटा पॉइंट है। कैन पीपीएफ बी ए स्ट्रेट लाइन? बताओ, क्या पीपीएफ स्ट्रेट लाइन हो सकता है? बाई चांस होगा तो कब होगा? जब एमओसी कांस्टेंट रहेगा तभी स्ट्रेट लाइन हो सकता है। पीपीएफ कैन बी स्ट्रेट लाइन इफ यू अज्यूम एमआरटी एज कांस्टेंट। जब मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कांस्टेंट है, एमआरटी बोलो या एमओसी बोलो, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलो, दोनों जब कांस्टेंट है, एमओसी या फिर एमआरटी, उस केस में पीपीएफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। सेम अमाउंट ऑफ कॉमोडिटी सैक्रिफाइस टू गेन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कॉमोडिटी। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन वी assume that all the resources are equally efficient in the production of all goods. In such case PPF will be a straight line. PPF straight line कब होता है? When MOC या फिर MRT is constant. ठीक है। सेकेंड, कैन PPF be convex to the origin? क्या PPF कॉन्वेक्स हो सकता है ओरिजिन के? कब? अगर बाई चांस होगा तो कब होगा? जब एमओसी डिक्रीजिंग होगा। व्हेन एमओसी डिक्रीजेस, एमओसी या फिर आरटी डिक्रीजेस, उस केस में पीपीएफ क्या होगा? हमारा कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा। हम हमेशा जब भी पीपीएफ बनाने बोलेगा हम हमेशा कॉनकेव शेप का ही बनाएंगे और हम ऐसा एग्जांपल लेंगे जहां पर एमओसी या एमआरटी इंक्रीजिंग होता है। ठीक है। PPF can be convex to the origin if MRT is decreasing. Less and less unit of the commodity are sacrificed to gain additional unit of another commodity. In such a case, PPF will be convex. उस केस में PPF क्या होता है? convex shape का होता है। क्लियर है बात? चलो, तो आज के लिए हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। ठीक है। ऑनलाइन में है अभिनव।